मिनिस्ट्री उनका काम है, आप उसकी आरटीआई लगा के कभी भी उनकी काम की जो है परफॉर्मेंस ले सकते हैं। उनके साथी अगर गलत काम कर रहे हैं और वो वहीं पे बैठे मैं कह रहा हूँ ना, मिनिस्ट्री एंजॉय कर रहे हैं, ये भी तो गलत है ना। देखिए बात हो रही है, आप गलत होता हुआ देख रहे हैं, फिर भी आप मिनिस्ट्री एंजॉय कर रहे हैं, आपको कुर्सी का लालच था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए मैंने आपको क्या कहा कि उनका कोई गॉडफादर, पॉलिटिकल गॉडफादर गुरु नहीं था। अब अरफाज भाई फर्ज कर लो अभी आप मीडिया में हैं, क्या ये जमहूरियत में आपको हक नहीं बनता कि मैं कोई, अगर आपके माइंड में आता है, आपके जहन में आता है कि मैं अपने लोगों की खिदमत करूं, अभी आप मीडिया हाउस से हैं, कल आपका अल्लाह करे कि एक रीजनल, एक बहुत बड़ा एक चैनल बन जाए, तो चैनल बन के आप बिजनेसमैन बन गए, तो नेचुरली आपके जहन में आएगा कि यहाँ पर जिस तरह का आप सेटअप देखेंगे, आपको एक दो बार मौका भी मिलेगा, जब आप नए होंगे, आप जाएंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी में, आप घुसेंगे, आप देखेंगे, लेकिन जब आपको लगेगा नहीं कि मैं इनके तरीके से नहीं कर सकता ज्यादा खिदमत, तो मुझे अपने दम पर करना है, तो नेचुरली फिर आप अपने दम पे बनाओगे, तो मैं उस वक्त कोई दूसरा शख्स जो आप ही के साथ दूसरे साथी होंगे, वो थोड़ा आपको एक्सेप्ट करेंगे कि अरफाज डेंग साहब जो हैं वो सामने आ गए, इतने बड़ा चेहरा सामने आ गए, हम तो वहां के वहीं रहेंगे, और हम जो मीडिया में गठे काम करते रहे हैं, तो इनको तो सब पता है, तो ये तो आवाम के लिए ज्यादा आवाज उठाएंगे क्योंकि कॉमन आदमी है। तो ये चीजें कुल मिक्स करके, कॉमन आदमी को कॉमन आदमी रहना पड़ेगा ना। अब रूलिंग पार्टी के साथ जब आपके लिंक्स दिखते हैं तो उससे जमहूरियत लगते हैं ना। जमहूरियत में एक नई पार्टी खड़ी होना और ऑफिस मिल जाना, वो भी जमहूरियत अध्यक्ष रविंदर रैना जी खुद मतलब खाली करते हैं और वो वाला ऑफिस मिल जाना। देखिए जमहूरियत में आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डांग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं स्पोक्स पर्सन अपनी पार्टी एडवोकेट यासिर खान साहब। सर स्वागत आपका न्यूज़ सर इंडिया में। जी थैंक यू। यासिर भाई, अगर बात करें हम, चुनावी दंगल जो है वो शुरू है, और अगर हम बात करें अपनी पार्टी की, क्या कुछ चल रहा है और कहां कहां से कौन कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो खड़े किए हैं अपनी पार्टी ने? डेंग साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने दो जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैं वहाँ से हमारे जो कैंडिडेट हैं वो अनाउंस किए हैं। मोहम्मद अशरफ मीर साहब श्रीनगर से, और यहाँ से रजौरी और पूंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से अपने ज़फ़र इकबाल मनहास साहब जो हैं वो यहाँ से बतौर उम्मीदवार जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी होंगे। ज़फ़र इकबाल साहब की अगर बात करें हम, तो कितना असर जो है उनका वहाँ पे पड़ेगा, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद, मियां अल्ताफ़ साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस से तो एग्जिस्ट करते हैं वो वहाँ पे? बहुत ही आपने एक अहम सवाल पूछा है, क्योंकि अगर जहाँ तक आपने मैडम जी की बात की, वो साबका चीफ मिनिस्टर थी, और आज़ाद साहब की अभी पता नहीं है मुझे क्लियर कि वो कंटेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, वो भी एक साबका चीफ मिनिस्टर थे और पूरे मुल्क के एक बहुत बड़े लीडर भी रहे हैं। उसके बाद आप अल्ताफ़ साहब की बात करेंगे तो अल्ताफ़ साहब की भी मुख्तलिफ दौरान वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। तो ज़फ़र इकबाल साहब जो हैं, ज़फ़र इकबाल मनहास साहब, अगर उनको आप उनकी शख्सियत पे अगर थोड़ा सा मायना करेंगे कि उनका कोई गॉड फादर नहीं था, वो सेल्फ मेड इंसान है, और बेशक ये बहुत बड़ी शख्सियत है, मेरे लिए सब मोहतरम है और एहतराम भी मैं सबका करता हूँ। लेकिन जहाँ पर ज़फ़र इकबाल मनहास साहब का रहा, ज़फ़र इकबाल मनहास साहब ने, आप उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, उन्होंने जैसे हम स्ट्रगल करते हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, खुद सेल्फ मेड इंसान जिन्होंने स्ट्रगल की, और वो एक मुखलिस इंसान है। मुखलिस इस सेंस में मैं आपको कहूँगा कि जब वो बतौर कल्चरल अकेडमी में वो थे, पहाड़ी लैंग्वेज को फ़रोग़ करने के लिए जब उनको असाइनमेंट दी गई, क्योंकि एक टॉस दिया जाता है जब किसी भी पोस्ट के लिए दिया जाता है, उसमें उन्होंने, ज़फ़र इकबाल मनहास साहब ने बड़े बाखूबी अपने अंजाम जो है उसमें फ़राइज़ जो है अंजाम दिए, और उनका रोल बतौर एकेडमी जो उन्होंने पहाड़ी लैंग्वेज को प्रमोट करने में और कल्चर को प्रमोट करने में और लैंग्वेज को प्रमोट करने में काबिल इस्ताइस है और काबिल तारीफ़ है। और उस वक़्त आप यकीन करें, बेशक जो पहाड़ी एक जो स्ट्रगल थी, लोगों की जो मांग थी काफ़ी अरसे से थी, और हर इंसान की इसमें शमूलियत है, मैं नहीं कहूँगा हर शख्स की, चाहे वो सियासी अशख़ास हों, चाहे वो तलबा हों, हर तरह के तबका की ख्वाहिश थी कि हमें भी जो मिले, ये हकूक़ मिले। लेकिन जहाँ तक ज़फ़र इकबाल मनहास साहब का तल्लुक़ है, हमारे पास लिटरेचर जो था वो कंपाइल नहीं था, तो जब वो अकेडमी में बतौर वो तैनात हुए, तो उस वक़्त उन्होंने क्या किया कि वो जो मुख्तलिफ़ इलाकों से, जैसे रजौरी हो गया, पूंछ हो गया, कुपवाड़ा हो गया, उड़ी हो गया, और मुख्तलिफ़ जो हिस्से हैं जहाँ पर पहाड़ी स्पीकिंग, जहाँ पर लोग रहते हैं, पहाड़ी कल्चर था जहाँ पर इंटैक्ट है, तो वहाँ से उन्होंने मुख्तलिफ़ शख्सियत ढूंढी जो शेर व शायरी करती थी, और पहाड़ी लिटरेचर के मुतल्लिक़ उनको बहुत सारी मामलात थी, और उसको उन्होंने एकेडमी की शक्ल में जाकर मटेरियल को कंपाइल किया।
वही एक स्ट्रगल थी अगर आप देखा जाए सही मायनों में, क्योंकि जब भी कोई जो गवर्नमेंट बुनियाद उन्होंने रखी। बुनियाद उन्होंने इसलिए मैं कह सकता हूं कि कोई भी गवर्नमेंट जब कुछ कुछ देती है, बेशक एक स्ट्रगल बनती है, वो कुछ ना कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और उन्होंने अपना भी इसमें बहुत, क्योंकि वो थोड़ा लिटरेरी बहुत इसमें रहे हैं, लिटरेचर के एतबार से वो बहुत रहे हैं, तो उन्होंने बतौर एकेडमी एक ऑफिसर बहुत अच्छा काम किया पहाड़ी लैंग्वेज देने को। जब कंपाइल हुई, लोगों को लिटरेचर सामने आया कि पहाड़ी शायरी, पहाड़ी पोम्स क्या है, इसके किस तरह से मुख्तलिफ इनकी बैकग्राउंड क्या है, तो वो एक तो जो पहाड़ी राइटर्स थे उनको लिखने का मौका मिला, क्योंकि उनको कोई लोकल डायलैक्ट्स में आप देखें कि प्रमोशन नहीं मिलती है लोगों को, जो उनके अंदर एक आइडियाज होते हैं, क्रिएटिविटी होती है, वो अपनी जबान में लिखना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने उस चीज को फ्लोरिश किया। ठीक, तो उसके बाद उन्होंने आप देखें कि वो एमएलसी भी रहे हैं, और एमएलसी के तौर पर अगर आप उनको देखें, वो अगर आप उनको पर्सनली जाती तौर पर जानते होंगे, अच्छी तरह शायद जानते होंगे, या आप मुलाकात करेंगे, उस दौरान भी अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करोगे, वो कोई भी सेक्टेरियन या जिस तरह से होता है जबान के बिना पर या जात के बिना पर कभी भी उन्होंने नाइंसाफी नहीं की। वो उन्होंने उस पोस्ट के साथ इंसाफ किया, क्योंकि उनको पता था कि मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूं और मुझे सबका सब अल्लाह के सामने सबका जो है जवाब देना है। उन्होंने सबको एक बैलेंस करके देखा, कभी वो बाइस नहीं रहे। मतलब जो उनको, हाँ, अगर ये कहें कि उन्होंने उस पहाड़ी लिटरेचर को कंपाइल करने में और पहाड़ियों के लिए जो वाइस थी, क्योंकि उनकी असाइनमेंट थी, तो अगर कोई इसको गुनाह समझता है तो वाकई ये उनसे गुनाह हुआ। अदरवाइज अगर आप वो कहें, वो बड़े अनबाइस्ड, बड़े मुखलस और बड़े ईमानदार शख्सियत के मालिक है। मतलब ये एक बुनियाद है, हो सकती है कि वो उनका मुकाबला कर सकें। अगर महबूबा जी आ जाती हैं, आज़ाद साहब आ जाते हैं, या मियां अल्ताफ साहब जी का मुकाबला वो कर सकते हैं। डेंग साहब, मैं आपको, अल्ताफ साहब तो एक बहुत रूहानी शख्सियत भी है, और आप भी मानते हैं मियां अल्ताफ साहब को? रूहानी शख्सियत भी है, मैं उनका बड़ा मानते हैं। देखिए, वो एक रूहानी शख्सियत है, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं, क्योंकि उनके बहुत फॉलोअर्स हैं, और अकीदतमंद लोग भी उनके, हम उनकी भी कदर करते हैं। सियासी घराना से भी उनका तलक है। महबूबा मुफ्ती जी हैं, जो बाजी है हमारी, वो भी है। हमारे दूसरे कैंडिडेट आज़ाद साहब का आप कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, आप देखिए कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। देखो, कभी भी जो ये ज़ात पात पर ना कभी भी तकसीम होकर जो है अपना वोट नहीं ज़ाया करना चाहिए। आपको याद होगा कि एक चौधरी अब्बास थे जम्मू में, वो एक बड़े पॉपुलर गुजर कम्युनिटी के, मतलब वो ये नहीं था कि गुजर कम्युनिटी के लीडर थे, लेकिन उस वक्त वो जम्मू कश्मीर के लीडर थे। 47 से पहले पूरे जम्मू कश्मीर के लीडर थे, और उनकी फैन फॉलोइंग, और उनको लोग मानते थे, क्योंकि वो बड़े, उनको लीडर कह सकते हैं हम। तो वो सच पे करते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बानी थे शेख साहब, तो शेख साहब भी उनसे वफा नहीं की, उनको एंटी नेशनल करवा के यहाँ से भगा दिया, और यहाँ से इसलिए भगा दिया कि उनको खतरा लगता था, वो भी तो एक गुजर लीडर थे। यही नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो कहने का मकसद ये था मेरा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी अवाम के साथ वफा नहीं की, क्योंकि एक्चुअल में कोई भी उम्मीदवार होता है। अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने अगर जफर इकबाल मनहास साहब को उम्मीदवार बनाया, अशरफ मीर साहब को बनाया, लेकिन मैनिफेस्टो और पॉलिसी जो है वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के तहत ही वो अवाम की आवाज जो है पार्लियामेंट तक पहुंचाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा, और आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, कभी भी जम्मू कश्मीर में वफा नहीं की। इवन जो हमारा बनता नहीं है कहना, मुनासिब नहीं है, जो PAGD अलायंस था, वो एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर रहे थे और एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, हालांकि इंडिया अलायंस के साथ वो जुड़े हुए हैं। तो शख्सी राज आप वो कह सकते हैं, वो उनको चाहिए यस मैन। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा पॉलिसी रही है, उनको आवाम के चुने हुए नहीं चाहिए। वो उनका आज भी वो यही चाहते हैं, रेजुवेडिया टाइप का सिस्टम बने, तो हम मतलब एक आम आदमी, कॉमन आदमी जो है, उसको कोई हक नहीं है मतलब बनने का। ताकतवर लोग हैं ये, रहे ताकतवर, इनकी तारीख है, इसमें तो हम कहते हैं ये शख्सियत रही है, ताकतवर लोग रहे हैं, को भी धोखा दिया इन्होंने आपके सामने है। तो ये हमेशा बिट्रेल किया जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ। आप देखें, अभी ये जो मैनिफेस्टो इंडिया अलायंस के आया, क्या कांग्रेस ने उसमें ये कहा 37035A को हम रोल बैक करेंगे अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी? अब देखिए कितना झूठ बोलेंगे ये। उस वक्त भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, आपको याद होगी जब ये एब्रोगेट हुआ, अल्ताफ साहब पहले उस वक्त शख्सियत के मालिक हैं जिन्होंने सामने आके कहा आवाम को कि ये आपको गुमराह कर रहे हैं, ये नहीं मिलेगा। हाँ, अदालत के अंदर मामला जो है रुजू है, जब अदालत फैसला करेगी तो उसी पर हमें करना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा। उस वक्त भी ये क्या कह रहे थे, आपको याद होगा। ब्लफ देखिए, यहां से सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर खड़े होकर वहां पर पहुंचना और फिर कहना कि हम इसकी पैरवी कर रहे हैं। आप देखें, ये वही पार्टी है जिसने 96 में
60 सीटें ली थी। 60 सीटें लेना कोई इतना आसान काम नहीं है। आप मुझे बताएं उस वक्त इन्होंने क्या किया, 2/3 मेजॉरिटी लेके जम्मू कश्मीर आवाम के लिए क्या किया? क्या जम्मू कश्मीर की आवाम वो वक्त भूल गई है? जम्मू कश्मीर को सब कुछ याद है, आवाम को सब कुछ याद है। और जहां तक रहा आजाद साहब भी एक शख्सियत के मालिक हैं। और जम्मू कश्मीर में जब ये कांग्रेस में थे, हमें याद है कि सरदार मनमोहन सिंह, मुझे अब तारीख याद नहीं है, सरदार मनमोहन सिंह, अक्टूबर का महीना था, 16 या 17, वो पेपर सभी नेशनल हेराल्ड, हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया था, इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था। उन्होंने कहा था कि एब्रोगेशन के बाद के कांग्रेस ने जो 370 है एब्रोगेशन के फेवर में वोट दिया है। तो ये दो मतलब मुझे बताए ना, इधर कुछ कह रहे हैं उधर कुछ कह रहे हैं। अब राहुल गांधी जी पिछले दिनों में कंपेन कर रहे थे कि डरना नहीं है, बोल नहीं रहे थे, आप सुन रहे थे डरना नहीं है। आपने तो 60 साल हमें डरा के रखा, आप ही तो डराते रहे, आप क्यों बोल रहे हो डरना नहीं है? किससे नहीं डरना है? मतलब वो एक डर पैदा करने का उनका काम ही यही रहा, डर करके सियासत करना। तो इसलिए उस वक्त आजाद साहब तो कांग्रेस के पार्ट थे, तो नेचुरली एब्रोगेशन के फेवर में उन्होंने वोट डाला। तो बाकी ये है कि हमें यकीन है अल्लाह पे, तो अगर ये हमें यकीन है क्योंकि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जो अभी 2 हलकों से हम अपने उम्मीदवारों को उतारा है, इसलिए उतारा है कि हमें यकीन है जम्मू कश्मीर की उन हलकों पर, उस आवाम पर कि हमें वो कामयाब करेंगे। और सही में वो जो चाहते हैं, जो उनकी वॉइस है, जो उनके ग्रीवेंसेस है, जो उनके इश्यूज है इलाके में, जो उनके कंसर्न्स हैं, उसको पार्लियामेंट तक पहुंचाया जा सके और उसको रिजॉल्व किया जा सके। यस सब अफवाहें हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट जो है अनंतनाग राजौरी पुंछ सीट से जो है खड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो गुलाम नबी आज़ाद साहब को जो है सपोर्ट करेंगे। तो क्या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या आज़ाद जो अफवाहें चल रही हैं, और जिस तरह से गुपकार, इंडिया अलायंस, क्या आपका डीपीएपी का, इनका भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस होगा? अरफाज भाई, मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि अभी आपने हमारे सीनियर लीडर जो है दिलावर मीर साहब की एक स्टेटमेंट भी सुनी होगी कि हमने 2 उम्मीदवार 2 हलकों से अनाउंस किए। बारामूला में अभी लास्ट फेज में इलेक्शन है, इसलिए टाइम है हमारे पास, उसमें हमने पार्टी जो है हाईकमांड डिसाइड करेगी। अब जहाँ तक रहा आपने आज़ाद साहब की बात की, क्योंकि जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती, जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आती नहीं, तो तब तक आप उस चीज़ को ना तो उस पर अपना कुछ राय रह सकते हैं, ना कुछ टिप्पणी दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कुछ ही दिनों में ये भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि टाइम अब कम बचा है। तो तब तक मुझे लगता है इस पर इंतजार कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ये बात मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ का अलायंस होगा, क्योंकि आपके कैंडिडेट्स, अगर हम बात करें डोडा कठुआ सीट से आपने कोई खड़ा नहीं किया, जम्मू रियासी सांबा से आपने कोई खड़ा नहीं किया, तो कहने का भारतीय जनता पार्टी को फायदा दिलवाने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मैंने कहा कि वही जो यहाँ की रवायती जो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी, ये उन्हीं के इल्ज़ाम तराशी रही, हर दौर में रही और रहेगी, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। आम आदमी को कभी उठने नहीं देंगे। तो क्या अपनी पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं है? नहीं, ऐसा भी नहीं है हमारे। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो हमने 3 सीट्स हैं जो है, वहाँ पर हमारी पार्टी बहुत ही मजबूत ग्रास रूट में, जिस तरह आप कह सकते हो कि ग्रास रूट में वर्कर है हमारे पास, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो, तहसील हो, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो। अब सिर्फ ये जम्मू और आप उधमपुर और ये चनाब की बात कर रहे हैं, इसमें ये वजह थी कि वेरी फ्रेंकली कि हम हमारा कोई किसी से कोई टाई अप अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी जितनी वहाँ पर स्ट्रेंथन है, क्योंकि आप कैंडिडेट तो अनाउंस कर सकते हो, आप कुछ अच्छे खासे वोट भी ले सकते हो, इतना है हमारा, लेकिन इतनी स्ट्रेंथन नहीं थी जितनी हमारी उन 3 सीटों पर है। तो इसलिए हमने बेटर समझा कि हम अगर हम फर्ज कर लो अगर हम जीत नहीं सकते, या तो आपको तब कंटेस्ट करना है कि आपको वहां से इतनी स्ट्रेंथन है नहीं है, जम्मू में है जरूर है हमारा वर्कर, हर जगह वर्कर है, लेकिन कंपेयर टू उन 3 जगहों पर जितनी स्ट्रेंथन है उतनी अभी जम्मू में और ये जो उधमपुर है उतनी नहीं है। वर्कर तो मौजूद है, तो इसलिए हमने यहाँ पर फिलहाल अभी जो है कोई फील्ड कैंडिडेट जो है नहीं किया। तो इसका क्या मतलब है? मतलब हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे? देखिए, अगर आप वोट काटने की बात करेंगे ना, वोट काटने होते तो हम कैंडिडेट करते, ठीक है, हम चनाब से भी खड़ा कर सकते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम कहीं से भी खड़ा कर सकते थे। हमारा पार्टी है, जम्मू पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन हमने फोकस जो रखा है, क्योंकि एक चीज का फोकस होता है, क्योंकि आप देखें इस वक्त जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज भी हर जगह कंटेस्ट करने को कतरा रही हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज भी जो बहुत पुरानी हैं वो भी हर जगह कंटेस्ट करने को उतर नहीं पा रही हैं। उनका तो अलायंस है ना, बेशक तो अलायंस सहमति से मतलब कर रहे हैं, अलायंस उनका अलायंस है ना, वो अलायंस है सहमति से इसलिए कर रहे हैं कि वो बेबस हैं,
वो मजबूर है। ठीक, हमारी कोई मजबूरी, कोई बेबसी नहीं है। मैंने आपको ओपनली इसलिए कहा कि हम इतने स्ट्रेंथन नहीं है इस जगह जितना हम उस 3 सीटों पर जितने हम ताकत रखते हैं। तो हमें यकीन है कि अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके सामने निताए जाएंगे। ये जो मैंने आपको अभी 2 उम्मीदवार ज़फ़र इकबाल बनहास साहब और मोहम्मद अशरफ मीर साहब, ये हमारे कैंडिडेट इंशाल्लाह जीत के आएंगे और आवाम की सपोर्ट से आएंगे। और आवाम देखना, आवाम जो है इस पर तब्दीली जो है कैसे लाएगी। आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? हमारा आम जनता के लिए यही मैसेज है कि आप ये जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, जम्मू वालों के लिए तो कुछ होगा नहीं क्योंकि यहाँ से आपका कैंडिडेट है नहीं। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो हमारे जहाँ से हम कंटेस्ट कर रहे हैं कि आप समझिए, कैंडिडेट की बैकग्राउंड देखिए। आप ये मत देखिए कि कोई उम्मीदवार कितनी ताकतवर है, कौन सी पार्टी से है, लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी की बैकग्राउंड जरूर देख लीजिए कि किस किस पीरियड में उसने क्या किया है। बाद में पछताने से बेहतर है कि पहले आप उस चीज को समझ लें। इल्जाम तो आपकी पार्टी पे भी लगते हैं, आपके लोगों पे भी लगते हैं, आपके जो अध्यक्ष हैं उन पे भी लगते हैं। देखिए, इल्जाम तराशी मैं कहूँगा कि यहाँ पर एक सिंगल पार्टी थी, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, तो वो किसी को टॉलरेट कर सकती थी। उन्होंने तो पीडीपी पर भी इल्जाम लगाया था जब 2099 में कारण भी है ना, जो दिखते भी हैं, मतलब Z+ सिक्योरिटी होना, छोटे से छोटे वर्कर के पास भी सिक्योरिटी होना, कभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं जिन लोगों ने किया उनके पास भी सिक्योरिटी होना। मैं आपको मतलब रीजनल पार्टी से नेशनल पार्टीज हैं उनके लोगों के पास सिक्योरिटी नहीं है। वही जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के जो फॉर्मर साबका चीफ वज़ीर आला रहे हैं उनके पास भी वही सिक्योरिटी है। ठीक है, अब सिर्फ ये है कि हमारी पार्टी के जो अल्ताफ बुखारी साहब हैं, तो ये कैबिनेट मिनिस्टर तो बहुत बार रहे हैं। उसके अलावा उसके तो बहुत सारे और कैबिनेट मिनिस्टर्स रहे हुए हैं जिनके पास है नहीं सिक्योरिटी। उसके प्लस भी आपको बता देता हूँ कि वो उनका तलक एक बिजनेसमैन परिवार से रहा है और बेशक है उनके जो है बिजनेसमैन फैमिली से हैं और उनके लिए थ्रेट्स ज्यादा थी, उनके लिए चैलेंजेस ज्यादा थी। क्योंकि अगर वो जम्मू में होते तो शायद जम्मू अगर रहते होते, इनहैबिटेंट पर्टिकुलर जम्मू के होते या उधमपुर के होते, तो शायद उनको ये सिक्योरिटी नहीं मिलती। रीज़न क्या है कि हम कुछ चीज़ें मैं कह नहीं सकता हूँ क्योंकि आपके अपने कुछ जो लोग टॉलरेट नहीं करते, जो एक्सेप्ट नहीं करते कि एक उनके सामने एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी फैमिली का ना कोई वालिद चीफ मिनिस्टर था ना कोई दादा चीफ मिनिस्टर था, वो शख्स खड़े होकर एक पॉलिटिकल पार्टी को बना दे और आपके सामने जो है सच्चाई जो है, क्योंकि उनको पता था इनकी कमजोरियां, इनको मालूम है कि इन्होंने क्या क्या ब्लंडर किए हुए हैं, तो वो आवाम तक पहुंचाए, तो उनको तहफ़्फ़ुज़ देना वो लाजमी था। तभी उन्होंने खुद ही अपनी ये फाइल जो थी फॉलो की थी। लेकिन आप कह रहे हो ब्लंडर करना, बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हो। जब वो मिनिस्ट्री में थे तब उनको ब्लंडर नजर नहीं आए, जब वो मिनिस्ट्री से बाहर हो गए तब उनको ब्लंडर नजर आ रहे हैं। आप कभी देखिए, जो भी उनका बातोरे जो मिनिस्ट्री है, जो भी मिनिस्ट्री उनका काम है, आप उसकी RTI लगा के कभी भी उनकी काम की जो है परफॉर्मेंस ले सकते हैं। उनके साथी अगर गलत काम कर रहे हैं और वो वहीं पे बैठे, मैं कह रहा हूँ ना, मिनिस्ट्री एंजॉय कर रहे हैं, ये भी तो गलत है ना। देखिए, बातोरे आप गलत होता हुआ देख रहे हैं, फिर भी आप मिनिस्ट्री एंजॉय कर रहे हैं, आपको कुर्सी का लालच था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि उनका कोई गॉडफादर, पॉलिटिकल गॉडफादर गुरु नहीं था। अब अरफाज भाई फर्ज कर लो, अभी आप मीडिया में हैं, क्या ये जमहूरियत में आपको हक नहीं बनता कि मैं कोई, अगर आपके माइंड में आता है, आपके जहन में आता है कि मैं अपने लोगों की खिदमत करूं, अभी आप मीडिया हाउस से हैं, कल आपका अल्लाह करे कि एक रीजनल एक बहुत बड़ा एक चैनल बन जाए, तो चैनल बन के आप बिजनेसमैन बन गए, तो नेचुरली आपके जहन में आएगा कि यहाँ पर जिस तरह का आप सेटअप देखेंगे, आपको 1-2 बार मौका भी मिलेगा। जब आप नए होंगे, आप जाएंगे किसी को पॉलिटिकल पार्टी में, आप गुस्सेंगे, आप देखेंगे, लेकिन जब आपको लगेगा नहीं कि मैं इनके तरीके से नहीं कर सकता ज्यादा खिदमत, तो मुझे अपने दम पर करना है, तो नेचुरली फिर आप अपने दम पे बनाओगे, तो मैं उस वक्त कोई दूसरा शख्स जो आप ही के साथ दूसरे साथी होंगे, वो थोड़ा आपको एक्सेप्ट करेंगे कि अरफाज डेंग साहब जो हैं वो सामने आ गए, इतने बड़ा चेहरा सामने आ गए, हम तो वहां के वहीं रहेंगे और हम जो मीडिया में गठे काम करते रहे हैं, तो इनको तो सब पता है, तो ये तो आवाम के लिए ज्यादा आवाज उठाएंगे क्योंकि कॉमन आदमी है। तो ये चीजें कुल मिक्स करके कॉमन आदमी को कॉमन आदमी रहना पड़ेगा ना। अब रूलिंग पार्टी के साथ जब आपके लिंक्स दिखते हैं तो उससे जमहूरियत लगते हैं ना। जमहूरियत में एक नई पार्टी खड़ी होना और ऑफिस मिल जाना, वो भी जमहूरियत अध्यक्ष रविंदर रैना जी खुद मतलब खाली करते हैं और वो वाला ऑफिस मिल जाना। देखिए, जमहूरियत जो है, जमहूरियत में हर शख्स जो है ना, उसको हक है, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फ्रेम कर सकता है। डेमोक्रेसी इसी का नाम है, डेमोक्रेसी में हक है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब बनती है, एक मैनिफेस्टो होता है और उसके एक एजेंडा होता है कि हम इस मैनिफेस्टो लोगों के लिए क्या काम करेंगे, तो उसी आइडियोलॉजी पर काम करना पड़ता है। बाकी ये रहा कि जो रवायती ट्रेडिशनल जो लोग होते हैं, अगर मैं भी किसी हलके में जाऊंगा तो शायद 4 लोग जो होंगे मुख्तलिफ जमातों से होंगे, वो भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये क्यों आएगा।
तो ये कहीं ना कहीं इंटॉलरेंस रहती है। और कहीं ना कहीं क्योंकि अगर जितनी पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, फिर पीडीपी बनी, तो कहीं ना कहीं तो होता है कि और मुकाबले में कैसे जो लोग हैं वो आ रहे हैं। तो अब देखते हैं, अब आवाम के हाथ में छोड़ते हैं, आवाम इसका क्या फैसला करेगी। चलिए, शुक्रिया हमारे से बात। जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट यासिर खान साहब, स्पोक्स पर्सन अपनी पार्टी। आपकी इस सब पे क्या राय है, आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया में। अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।